हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 2.6 कर रहे थे, जिसके लेक्चर 1 में मैंने आपको क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 करा दिया था। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 2 जिसमें हम क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10 करके प्रैक्टिस सेट 2.6 खत्म कर देंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम सिक्सर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स बनाते हैं मिस्टर कासम। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन अ डेली बेसिस। कुछ एक नंबर है, उतने पॉट्स वो रोज बनाते हैं। कितने बनाते हैं वो बताया नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि रोज पॉट्स बनाते हैं, छुट्टी वगैरह नहीं लेते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन, अच्छा ऐसे मत सोचो कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40। ईच पॉट का कॉस्ट 40 नहीं है, उसके साथ और कंडीशन लिखी हुई है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर। 40 मोर मतलब प्लस आने वाला है ना, प्लस 40 मोर देन, ये देन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 times total number of pots he makes in one day। कितना ज्यादा है? 40 रुपए ज्यादा है। किससे? 10 times the total number of pots he makes in one day। जितना भी एक दिन में बनाते हैं उसको 10 times, उससे 40 ज्यादा। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, जितना भी पॉट वो दिन में बनाते हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट उनको ₹600 आता है। तो फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। ओके, तो यहां पे आपको दिख रहा है एक पॉट का कॉस्ट पूछा और नंबर ऑफ पॉट्स कितने बनाता है वो पूछा है। कंडीशन किस पे लगी है? 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। देन के बाद तो कौन सा वेरिएबल देखो, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो अगर मैं इसको x ले लेता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं x लेता हूं तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगा? अगर मैंने नंबर ऑफ पॉट्स को x लिया तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? इट इज 40 मोर, दिख रहा है यहाँ पे 40 मोर मतलब 40 प्लस देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। नंबर ऑफ पॉट्स क्या लिया है? x। तो देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज 10x। ये आ गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। और टोटल पॉट्स कितने बना रहा है दिन में? x। अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट है, देख लो एक बार, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट है। अगर एक पॉट बनाने में इतना पैसा लग रहा है तो x पॉट बनाने में कितना पैसा लगेगा? आप देख लो, अगर एक पॉट बनाने में ₹5 लग रहा है तो अगर आप 3 पॉट्स बनाते हैं तो कितना पैसा लगेगा? 5 5 5 ऐड करके 15 आएगा। हर बार ऐसे ऐड थोड़ी ना करेंगे, आपको पता है कॉस्ट 5 है, टोटल 3 पॉट है, 5 3 15। अगर आप 10 पॉट्स बना रहे तो क्या आएगा? 10 बार 5 को ऐड कर दो या फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 50। तो यहां पे भी सेम चीज करेंगे। एक पॉट का कॉस्ट आपको पता है 10x प्लस 40 है, और टोटल कितने पॉट्स है? यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कितने हैं? x। तो जो भी कॉस्ट है एक पॉट का, उसको अगर मैं नंबर ऑफ पॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखो नंबर ऑफ पॉट्स को एक पॉट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगा। लेकिन टोटल कॉस्ट कितना है भाई? 600। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, तो मुझे मिलेगा 600। खत्म। ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा x क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स, और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, x मिल गया, उसके बाद 10x प्लस 40। आया समझ में? तो एक बार फिर से देखते हैं। देखो यहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ये वाला इरेज कर रहा हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। ये देन वर्ड मैंने आपको बहुत बार बताया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन व्हाट? 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे को x लिया, 10 टाइम्स तो 10x, ₹40 मोर देन दैट, तो ₹40 ऐड हो गया। ये क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। टोटल वो x पॉट बना रहा है दिन में, एक पॉट बनाने का इतना पैसा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक दिन में जो पॉट्स बन रहे हैं उसका कॉस्ट पता चलेगा, वो है 600। तो इक्वल टू 600 करके इसको सॉल्व कर लिया। आया समझ में? लॉजिक क्लियर?
इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो तो अभी आपको आता है। 2.6 तक ऐसे फ्री में पहुंचे हैं क्या? 2.1 से लेके 2.5 तक कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, है ना? बहुत मेहनत करिए। तो इक्वेशन सॉल्व करना आता है, लेकिन इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। ये आपने इक्वेशन बनाया है खुद से। क्वेश्चन में स्टोरी दी थी कि कासम भाई क्या कर रहे हैं, अभी आप यहां पे वो स्टोरी को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो मैंने आपको बताया दैन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन के बाद देखो नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे, तो हम लोग बोलते हैं लेट मिस्टर कासम मेक एक्स नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर, ₹40 मोर मतलब ₹40 प्लस दैन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। देखो ये वन डे में कितना बना रहा है वो x, तो 10 टाइम्स x। ये है कॉस्ट, इसलिए रुपीज लिख दिया यहां पे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दिया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, है ना? बट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट पता है, और आपको पता है दिन में वो x पॉट्स बना रहा है, तो जब x और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक दिन में जो पॉट बन रहे हैं उसका कॉस्ट पता चल जाएगा। करेक्ट? एक चॉकलेट 5 रुपीज का और 2 चॉकलेट लिया तो 5 2 10 पता चलता है ना कॉस्ट टोटल। तो जो भी कॉस्ट होगा, और यहाँ पे पॉट सपोज 10 है और ये कॉस्ट है, तो उसको टोटल से मल्टीप्लाई करके तो मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉट्स को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगा जो है ₹600। ओके, फिर इसको सॉल्व करूंगा। x इंटू 10x इज 10x स्क्वायर, x इंटू 40 इज 40x, 600 इधर है, ये 600 को इधर लेके आऊंगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस बन जाएगा। आपको दिख रहा है सब कुछ 10 में जा रहा है, सबके पास एक एक जीरो है देखो, तो यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 10, इसको डिवाइड बाय 10, इसको डिवाइड बाय 10, यहाँ 0 0 कट बचा 1x स्क्वायर, 0 0 कट बचा 4x, 0 0 कट बचा -60 इक्वल टू 0। अभी इसको फैक्टर्स -60 आ रहा है ना, प्रोडक्ट देखो 1 इंटू -60 फैक्टर्स है 10 इंटू 6। साइन कैसे आया देखो, ये वाला प्लस साइन इधर और ये साइन इंटू ये साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो अब 4x को लिख सकते हो प्लस 10x माइनस 6x इधर से। फिर देखो दोनों में x कॉमन, x प्लस 10, यहाँ पे दोनों में 6 कॉमन, लेकिन माइनस लिया है बाहर तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से 6 लिया तो बचा x, यहाँ पे 60 को 6 इंटू 10 लिखा और 6 कॉमन लिया तो बचा 10। दोनों जगह x प्लस 10, तो x प्लस 10 कॉमन लिया और बचा क्या, यहाँ से x प्लस 10 निकाल दिया, यहाँ से भी x प्लस 10 निकाल दिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -6 इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या तो ये 0, तो ही पॉसिबल है। तो हम लोग ने या तो x प्लस 10 0 लिया या x माइनस 6 0 लिया। x प्लस 10 0 लिया तो प्लस 10 उधर जाके बन जाएगा -10, यहाँ पे -6 बन जाएगा 6। -10 हो नहीं सकता, क्यों? ऐसे मत बोलो नेगेटिव नंबर पसंद नहीं है। नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी चीज अगर आप उसको काउंट करोगे तो नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 6। x क्या था भाई? x था नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे, पूछा था ना नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, तो एक आंसर तो मिल गया, x इज 6। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज ₹10x प्लस 40। तो 10x प्लस 40 में x के जगह पे देखो 6 डाल दिया, 10 6 60, 60 प्लस 40 100। तो मुझे मिल गया प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज ₹100 एंड मिस्टर कासम मेक्स 6 पॉट्स पर डे। दो क्वेश्चन पूछे थे, दोनों का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो पूरा सोल्यूशन ऐसे आएगा, हर एक चीज का रीजन लिखा है यहाँ पे एकदम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो एक बार, बस ये आपको एक बार यहां तक इक्वेशन बनाना आ गया ना, फिर ये सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है। आप बच्चे ही हैं इसलिए आपका खेल है। ओके, कर लिया कॉपी? चलो नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन दिया है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। डाउनस्ट्रीम मतलब एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब छोटा सा रिवर जो होता है उसको स्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम में से ऊपर से नीचे जा रहा है, तो प्रतीक जब डाउन जाता है डाउनस्ट्रीम और फिर वापस ऊपर आता है, ठीक है, 36 किलोमीटर डाउन जाता है, 36 किलोमीटर वापस ऊपर आता है, दिख रहा है, टू द सेम स्पॉट वापस आता है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर्स पर आवर। अगर स्ट्रीम ना और खाली ऐसे लेक हो, पानी हो, उसके ऊपर अगर प्रतीक अपनी बोट चलाता है तो उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर्स पर आवर। बट यहाँ पे तो स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम मतलब फ्लोइंग वाटर, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। आपने देखा है ना रिवर राफ्टिंग करते हुए, जब बोट पानी में जाती है तब अगर वो पानी के डायरेक्शन में जाती है तो बोट बहुत स्पीड में जाती है, लेकिन वो पानी के डायरेक्शन के ऑपोजिट जाती है। लेट्स से पानी ऐसे आ रहा है और बोट ऐसे आप चला रहे हो, तो
बोट थोड़ी स्लो हो जाती है बिकॉज पानी उसको धक्का मारता है। नहीं समझा? चलो आपके लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं साइकिल वाला। आपने साइकिल तो चलाया ही होगा विंड में, देखते हैं। चलो, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और जब साइकिल चला रहे हैं और यहां से विंड ब्लो हो रहा है तो क्या होता है? आपके ऊपर विंड का धक्का लगता है और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है साइकिल को चलाने में। लेकिन अगर विंड पीछे से आ रहा हो तो साइकिल को पुश मिलता है वो विंड से, है ना? तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। क्यों कम मेहनत करनी पड़ती है? बिकॉज विंड आपको हेल्प कर रहा है मूव करने में। यहां पे विंड आपके अगेंस्ट जा रहा है। तो बोट वाले एग्जाम्पल में ऐसा सोचो कि ये प्रतीक है। ये प्रतीक जब ऊपर चढ़ता है स्ट्रीम के, स्ट्रीम ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है? अपस्ट्रीम मतलब देखो, अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के ऊपर जा रहा है, ऊपर, ठीक है? स्ट्रीम ऊपर से नीचे आती है ना, माउंटेन से नीचे। तो ये जब स्ट्रीम के ऊपर जा रहा है तो पानी उसको धक्का मारेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। जब ये स्ट्रीम में नीचे आ रहा है तब उसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि उसको पानी धक्का मारेगा। समझा है वाला एग्जाम्पल? तो अगर लेट्स से मैंने बोला कि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और विंड उसको 3 किलोमीटर पर आवर से धक्का मार रहा है, ठीक है? यहां पे ये 10 का ताकत लगा रहा है और ये उसको 3 से धक्का मार रहा है, तो एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी होगी? ये 10 में से 3 तो यही खा जाएगा ना, क्योंकि ये धक्का मारेगा 3 से, तो ये 10 भले 10 की ताकत लगाएगा लेकिन एक्चुअल स्पीड होगी 10 में से 3 माइनस हो जाएगा 7। तो ये क्या स्पीड से आगे जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। वही केस में यहां पे अगर ये 10 से ताकत लगा रहा है और विंड उसको 3 से धक्का मार रहा है तो क्या होगा? ये 10 की ताकत तो लगा ही रहा है प्लस उसको विंड और 3 फ्री में दे रहा है, तो उसकी ताकत हो जाएगी 10 प्लस 3 विच इज 13 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? तो ये बहुत हेल्प करता है। आपको पता है विंड से बचने के लिए आपने कार्स के शेप देखे हैं ना, कार्स ऐसे बनाते हैं, ऐसे शेप ऐसे होता है ना। ऐसे क्यों होता है शेप? ताकि धक्का यहां से विंड का आए तो विंड ऐसे पूरा निकल जाए। मेरी गाड़ी बनाई हुई बहुत गंदी है लेकिन आपको समझ रहा है ना, एरोडायनामिक्स बोलते हैं। जिनको गाड़ी का शौक है उनको पता होगा कि इसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं। एयर से रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप गाड़ी का शेप वैसा बनाते हो, नहीं तो सारी गाड़ियां ऐसी ही होती ना। बस को एरोडायनामिक का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है? पर कार्स हम लोग जनरली ऐसी बनाते हैं ताकि हवा ऐसे आए और ऐसे उसको ऊपर से निकल जाए। साइकिल में तो आपके पास वो सब ज्यादा ऑप्शन नहीं है, पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि विंड के अगेंस्ट गया तो उसकी स्पीड माइनस होती है, विंड के साथ उसके डायरेक्शन में गया तो उसकी स्पीड ऐड होती है। तो वैसे ही बोट में, बोट अगर पानी के अगेंस्ट अपस्ट्रीम गई तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी बोट की, और बोट अगर डाउनस्ट्रीम गई, ठीक है, स्ट्रीम के डायरेक्शन में, ऊपर से स्ट्रीम आ रही है नीचे, पानी नीचे आ रहा है, बोट भी नीचे आ रही है, तो पानी की स्पीड जो है वो बोट की स्पीड के साथ ऐड हो जाएगी क्योंकि पानी उसको धक्का मारेगा ना। आप खड़ी भी रखेंगे ना बोट तो भी आपको धक्का लगेगा, ठीक है? इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है जब भी स्ट्रीम फ्लो हो रही होती है उसमें बोट को स्टिल रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर उसको स्टिल रखना है तो आपको इंजन चालू करके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तो ही आप रोक पाते हैं क्योंकि स्ट्रीम आपको धक्का मारता है। पर ये माइनस वाला और प्लस वाला पार्ट समझाना। 10 था, विंड उसको 3 से धक्का मारा तो उसकी स्पीड हो गई 7। 10 था और विंड ने उसको 3 डायरेक्शन में ही धक्का मारा जहां पे वो जा रहा है तो उसकी स्पीड हो गई 13, ठीक है? तो प्रतीक यहाँ पे फास्ट जाएगा। तो चलो बोट में देखते हैं क्या होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट तो समझ गया कि प्रतीक को 8 आवर्स लग रहे हैं टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36 किलोमीटर नीचे गया एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, और वापस आ गया वो, ठीक है? उसका घर ऊपर है शायद। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। अगर बोट पे किसी चीज का धक्का नहीं लग रहा है, रिवर का, पानी का कोई धक्का नहीं लग रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। वाटर करंट मतलब वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी क्या स्पीड है, वो फाइंड आउट करने का। दिख रहा है कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोट की स्पीड दी है, बोट को टाइम कितना लग रहा है वो बताया है, और उसके ऊपर से आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो लेट्स से मैंने ये स्पीड को ले लिया x, ठीक है? ये स्पीड ऑफ द वाटर करंट को ले लिया x। अब मुझे बताओ जब प्रतीक डाउनस्ट्रीम जाएगा, मतलब नीचे जाएगा पानी के डायरेक्शन में, तो बोट की स्पीड कितनी है? 12, राइट? दिख रहा है यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर, और ये x किलोमीटर पर आवर लिया है सेम यूनिट से। और करंट की स्पीड कितनी है? करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं, वाटर करंट, उसको भी वाटर करंट बोलते हैं, उसकी x है। तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? एक्चुअल स्पीड क्या होगी? या टोटल के जगह पे वर्ड यूज करो, एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी उसकी?
आप ऐसा बोलोगे क्या बोट 12 पे ही जाएगा? नहीं, बोट ऐसे नीचे जा रहा है 12 पे और करंट जो है पानी की करंट, वाटर करंट उसको x से धक्का मार रहा है, डाउन जा रहा है ना, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 12 प्लस एक्स। जब वो अपस्ट्रीम आएगा, अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट ऊपर, तो बोट की स्पीड अभी भी 12 है, करंट की स्पीड x है, करंट मतलब वाटर करंट, ना कंफ्यूज मत होना। बट उसकी एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी? बोट क्या 12 की स्पीड से ऊपर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि बोट 12 की स्पीड से ट्राई करेगा, लेकिन वाटर करंट जो है उसको x की स्पीड से धक्का मारेगा। तो एक्चुअल क्या स्पीड से ऊपर जाएगा? 12 माइनस एक्स। आपको जो मैंने 10 प्लस 3 10 माइनस 3 सिखाया था साइकिल के केस में, वही वाला है। ओके, तो आपको बोट की स्पीड, मतलब जो स्पीड से वो ऊपर जाएगा और जो स्पीड से वो नीचे जाएगा, दोनों मिल गया। आपको डिस्टेंस पता है, आपको टाइम दिया हुआ है कि 8 घंटा लग रहा है। अभी आपको ये स्पीड को ये डिस्टेंस से लिंक कर देना है। डिस्टेंस दोनों टाइम कितना है? 36 किलोमीटर्स। तो अगर मैं एक टेबल बना दूं, तो टेबल में मैं डिस्टेंस स्पीड डाल देता हूं। आपको स्पीड खाली समझ में आ गया ना? डाउन स्ट्रीम 12 प्लस एक्स, अपस्ट्रीम 12 माइनस एक्स। तो यहां पे मैंने एक टेबल बना दिया। अपस्ट्रीम भी डिस्टेंस किलोमीटर्स में 36 है, डाउनस्ट्रीम भी 36 है। स्पीड किलोमीटर पर आवर मैंने अब भी निकाल लिया। अपस्ट्रीम मतलब वो ऊपर जाएगा तो स्ट्रीम उसको धक्का मारेगा। बोट की स्पीड थी 12, स्ट्रीम की x थी, तो एक्चुअल स्पीड हो जाएगी 12 माइनस एक्स। डाउनस्ट्रीम में वो 12 की स्पीड से नीचे जाएगा, स्ट्रीम उसको x का धक्का मारेगी, तो टोटल स्पीड हो जाएगी 12 प्लस एक्स। आपको टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस और स्पीड में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बचपन से सीखा हुआ है ये फॉर्मूला। डिस्टेंस कितना है देखो 36, स्पीड है 12 माइनस एक्स, तो क्या मैं बोल सकता हूं अपस्ट्रीम जब जाएगा तो उसका टाइम आएगा 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, करेक्ट। जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो डिस्टेंस तो 36 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना फॉर्मूला, तो स्पीड कितना है 12 प्लस एक्स, तो आ जाएगा 36 अपॉन 12 प्लस एक्स। अब अपस्ट्रीम जाने का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम, दोनों मिला के उसको कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स लग रहे हैं। तो ये दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल टाइम। बट टोटल टाइम तो क्या दिया हुआ है? टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 8, तो इसकी जगह पे आप 8 लिखोगे और ये इक्वेशन सॉल्व करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये टेबल वहां पे बना सकते हो, अगर बनाना है तो प्रॉपरली इसको लाइंस वगैरह डाल देना है, ऐसे बना सकते हो आप, लेकिन जगह बहुत जाएगा इसमें। देख लो, मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन समझना है ना तो ये टेबल में ही समझ में आएगा आपको। एक बार आपने ये टेबल समझ लिया ना तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। तो इसमें दो मेन पॉइंट्स थे। एक तो ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का स्पीड जो है वो कैलकुलेट करना। मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया, आपने लाइफ में साइकिल डेफिनेटली कभी ना कभी चलाया होगा। साइकिल नहीं चलाया तो आप भाग रहे हो, ऐसा सोचो आप एक डायरेक्शन में भाग रहे हो और आपको विंड आगे से धक्का मार रहा है, तो आपको बहुत मेहनत लगती है। अगर आप 10 की स्पीड से भाग रहे हो और विंड आपको 2 की स्पीड से धक्का मारा है, तो आपकी स्पीड 10 नहीं रहेगी, आपकी स्पीड 10 से कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? 10 माइनस 2 विच इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 की स्पीड से भाग रहे हो और विंड आपको यहां से 2 किलोमीटर का धक्का मारा है 2 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और हो जाएगी 10 प्लस 2 विच इज 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आया समझ में? तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, मेन ये इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में कॉन्सेप्ट? चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो मैं बोलता हूं लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिख सकता हूं ना, पर के जगह पे ये डैश डाल सकता हूं। स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम क्या आएगा? देखो बोट का स्पीड 12 तो है, तो 12 तो आने ही वाला है। अपस्ट्रीम मतलब वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगा, स्ट्रीम उसको पुश करेगी ना, स्ट्रीम ऊपर से नीचे आती है। पानी नीचे से ऊपर नहीं जाता जब रिवर में फ्लो हो रहा होता है, वो ऊपर से नीचे आता है। तो अगर वो अप जा रहा है, अप, पानी तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब पानी उसको धक्का मारेगा। ये 12 से जा रहा था, पानी x से आ रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 12 माइनस एक्स, क्योंकि धक्का लग रहा है। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी तो नीचे आ रहा है, वो खुद भी नीचे आ रहा है। अगर पानी x से आ रहा है, वो 12 से आ रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। जब वो नीचे जाएगा तो बहुत स्पीड से जाएगा, तो उसको स्पीड मिलेगी 12 प्लस एक्स। तो आपको दोनों जगह स्पीड मिल गई। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है? टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 8 आवर्स। देखो प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। और टाइम अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। आपके पास डिस्टेंस 36 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपस्ट्रीम में देखो स्पीड 12 माइनस एक्स थी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में 12 प्लस एक्स है।
और आंसर क्या है 8। अब इसको सॉल्व करना है, आपको चाहिए तो इसके बाद आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम, एक लाइन और बढ़ा सकते हो, फिर प्लस डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम, क्योंकि टाइम अपस्ट्रीम का फॉर्मूला ये आएगा ना, टाइम डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला ये आएगा, फिर डिस्टेंस की जगह पे 36, स्पीड की जगह पे 12 माइनस एक्स, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे 36, स्पीड की जगह पे 12 प्लस एक्स। ओके, कर सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे दिख रहा है 36 कॉमन आ रहा है, दोनों जगह 36 है ना, तो पहले 36 कॉमन लेता हूँ, नहीं तो सब नंबर बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो 36 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 36, यहाँ से 36 निकाला, इधर इंटू वन लिखा है ना, तो अंदर 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, बाकी सब सेम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 प्लस एक्स इंटू 1 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इंटू 1 12 माइनस एक्स, ये 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, और यहाँ पे नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, और b है x, तो b का स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 8/36। अभी दोनों एक टेबल में जाते हैं, 4 के टेबल में है ना दोनों, तो 4 2 8, 4 9 36, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, इधर 2/9, और यहाँ देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स हो जाएंगे कैंसिल, तो ये अगर मैं कैंसिल करके बताता हूँ तो क्या बचेगा, 12 प्लस 12 विच इज 24, और यहाँ पे बचेगा 2/9, नीचे मैंने सेम रहने दिया। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे और ऐसे, तो ये 9 इंटू 24, ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, मुझे 2 यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं चाहिए तो एक स्टेप ऐसा बता सकता था, लेकिन ये 2 को भी मैंने यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 2 है ना, ये 24 के साथ कट हो सकता है, तो ये 2 को भी नीचे शिफ्ट कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आया समझ में। अगर चाहिए होता तो ये वाला 2 यहाँ पे नहीं लिखते, पहले इधर लिखते, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 नीचे ला सकता था, पर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो 2 और 24 एक टेबल में जाते हैं, तो कट करो, 2 1 जार 2 12 जार, 12 इंटू 9 कितना होता है 108, यहाँ पे आ जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये 108 प्लस है, उसको उधर शिफ्ट कर दिया माइनस 108, 144 माइनस 108 कितना होता है 36। अभी एक्स स्क्वायर 36 है, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ छतरी कैंसिल, क्या बचेगा x, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है प्लस माइनस 6, तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज प्लस माइनस 6। याद रखना स्क्वायर रूट हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, बट यहाँ पे -6 तो स्पीड पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर साइंस का कंफ्यूजन चल रहा है आपके दिमाग में, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे आंसर +6 ही पॉसिबल है, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, -6 हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 6 मिला, आपका काम हो गया, क्योंकि आपने x क्या लिया है, स्पीड ऑफ द वाटर करंट, वही तो पूछा है आपको, तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपने फाइनल आंसर लिख दिया, स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 6 किलोमीटर्स पर आवर। इसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन ये जो आपने लाइंस लिखी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए कि जब वो अगेंस्ट ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड कम होगी, जब वो स्ट्रीम के साथ ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो टाइम अप स्ट्रीम प्लस टाइम डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 8 आवर्स, ये तो दिया था क्वेश्चन में। कंफ्यूजन कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों को लगता है कि 36 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम मतलब 18 किलोमीटर, दोनों आधा आधा किया, ऐसे नहीं है, 36 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, ऐसे दिया हुआ है। ओके, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी कर लो। डन, नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ नीशू टू कंप्लीट सर्टन वर्क। ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, उसमें पिंटू को ज्यादा टाइम लग रहा है, 6 days मोर लग रहे हैं, और नीशू को जो टाइम लग रहा है उससे ज्यादा। ठीक है, नीशू बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, फटाफट काम कर रही है, पिंटू को बहुत टाइम लग रहा है, कितना ज्यादा टाइम लग रहा है 6 days ज्यादा। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में करें, याद रखना ऐसा नहीं बोल रहा है कि 6 days में काम खत्म हो रहा है, नीशू को कुछ तो नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं, हो सकता है नीशू को 10 दिन लगते हैं तो पिंटू को उससे 6 दिन ज्यादा लगते हैं, 6 days मोर मतलब 16 days लगेंगे पिंटू को। तो अगर नीशू को 5 days लग रहे हैं तो पिंटू को कितने लगेंगे, जो भी 5 है प्लस 6 मतलब पिंटू को 11 days लगेंगे। ठीक है, ऐसा इन लोगों ने दिया हुआ है, गलती मत करना, ऐसे मत सोचना कि 6 दिन में काम खत्म हो रहा है। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। दोनों साथ में करेंगे तो काम ज्यादा होगा, अगर काम ज्यादा होगा तो जल्दी खत्म होगा।
ऐसा इमेजिन कर लो, आपको अगर लेट्स से वर्क एक्सपीरियंस में या पीटी में सर ने बोला कि आपको ये क्लासरूम साफ करना है, आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, सारे के सारे साफ करेंगे तो फटाफट क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर 2 बच्चों को बोला नहीं आप लोग क्लीन करो, तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा ना। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे काम फटाफट खत्म होता है, क्योंकि हर एक बंदा काम करेगा मोस्टली। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन? तो आपको फाइंड करना है कि अगर वो अकेले अकेले करेंगे, पिंटू ने अकेले काम किया, निशु ने अकेले काम किया, तो उनको कितना टाइम लगेगा। दिया नहीं है ना, खाली इतना पता है निशु का फाइंड कर लिया, तो हमको पता है कि पिंटू को उससे 6 दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वर्क का, ये वर्क का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। लेट्स से ये पूरे घर में ये वॉल पेंट करने के लिए किसी को बुलाया गया। ये वॉल पेंट करने के लिए वो जो पर्सन है वो आया है, वो बोलता है कि मुझे 3 डेज लगेंगे, टोटल 3 डेज सिर्फ ये वॉल पेंट करने के लिए लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर सोचें कि वो रोज इक्वल काम करे, तो हम बोल सकते हैं कि उसको एक दिन पहले दिन इतना काम करेगा, सेकेंड डे ये वाला पार्ट पेंट करेगा, थर्ड डे ये वाला पार्ट पेंट करेगा, 3 पार्ट्स में हो गया ना। तो उसको टोटल कितने दिन लगे, 3 दिन, है ना, 3 नहीं 3 डेज। तो उसका मतलब उसने फर्स्ट डे कितना काम किया, फर्स्ट डे इतना, सेकेंड डे इतना, थर्ड डे इतना, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। अगर आप सोचें तो ये देखिए, 3 पार्ट्स में से एक पार्ट पे एक दिन काम कर रहा है, सेकेंड डे एक पार्ट पे एक पार्ट पे एक, टोटल पार्ट्स कितने हैं 3। तो रोज वो कितना काम कर रहा है, 1/3 1/3 1/3। देखो ना, तीनों को ऐड करो तो 1 मिल जाएगा, पूरा वॉल पेंट हो जाएगा। ठीक है, पूरा वॉल पेंट हो गया मतलब 1, पूरा काम खत्म हो गया। और अगर दिन का काम फाइंड करूं तो फर्स्ट डे को 1/3 करेगा, सेकेंड डे को 1/3 करेगा, थर्ड डे को 1/3 करेगा। ये 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो भूल जाओ अभी। ओके, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि वर्क डन इन 1 डे विल बी 1/3। रिलेशन दिख रहा है क्या? अगर टोटल नंबर ऑफ डेज पता है तो वर्क डन इन 1 डे इज वेरी इजी, 1 अपॉन जो भी टोटल नंबर ऑफ डेज है वो आ गया। एक और इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यही वॉल को उनको पॉलिश कराना है। अगर पॉलिश कराना है तो पॉलिश वाला क्या बोलता है, मुझे 2 दिन लगेंगे। 2 दिन लग रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसने इसको आधे में डिवाइड किया, इतना काम फर्स्ट डे किया, इतना काम सेकेंड डे किया। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। उसने बोला 2 दिन लगेंगे, एक दिन में वो कितना काम करेगा। वर्क डन इन 1 डे क्या होगा, वर्क डन इन 1 डे होगा ये वाला पार्ट और दूसरे दिन पे ये वाला पार्ट। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने देखो 1 2, तो डिवाइड बाय 2। तो मतलब वो हाफ काम फर्स्ट डे कर रहा है, हाफ काम सेकेंड डे कर रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना काम खत्म हो गया। तो वर्क डन इन 1 डे कितना इजीली आ गया आपको, 1/2। दिख रहा है? अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डेज पता थे तो वर्क डन इन 1 डे कितना होगा, जो भी है 1 डे मतलब 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 2। तो इससे आपको फॉर्मूला मिल गया वर्क डन इन 1 डे वाला। अगर आपको पता है टोटल नंबर ऑफ डेज तो वो यूज करके आप वर्क डन इन 1 डे इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक टेबल बना के आपको फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि उसको पेंट करने को 3 डेज लग रहे हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ डेज पेंट करने को 3 डेज लग रहे हैं, तो वर्क डन इन 1 डे कितना होगा, 1 अपॉन ये जो भी टोटल नंबर ऑफ डेज है 3। अगर उसको पॉलिश करने को 2 डेज लग रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन इन 1 डे एक दिन में वो कितना पॉलिश करेगा, 1 अपॉन, एक दिन में फाइंड कर रहे हैं ना इसलिए 1 अपॉन। ठीक है, टोटल वर्क टाइम कितना लग रहा है 2 दिन, तो वो एक दिन में 1/2 करेगा। ऐसे ही कोई भी आपको काम दे दिया एंड लेट्स से आपको वो काम करने के लिए लग रहे हैं x डेज, आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वो कुछ भी हो सकता है, 20 डेज, 100 डेज, 500 डेज, है ना। तो आप एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो यहाँ पे 3 था तो एक दिन में 1/3, 2 था तो एक दिन में 1/2। अगर x है तो एक दिन में कितना होगा 1/x। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डेज पता है तो आप वर्क डन इन 1 डे इजीली निकाल सकते हो। क्या आ गया फॉर्मूला वर्क डन इन 1 डे का, फॉर्मूला आ गया वर्क डन इन 1 डे इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। देखो इसका फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ डेज 3 था तो 1/3, 2 था तो 1/2, x था तो 1/x। ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो वर्क डन का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी। पिंटू टेक 6 डेज मोर देन समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि हम लोग इसके बेसिस पे अपना वेरिएबल अज्यूम करेंगे। देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। तो यहाँ पे दोनों के डेज पूछे हैं ना, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन।
तो मैं क्या करूंगा, मैं नीशू का डेज ले लेता हूं कि नीशू को x डेज लग रहे हैं काम खत्म करने को। तो यहाँ पे बोला है अरे भाई नीशू को x लग रहा है ना, तो पिंटू को 6 डेज मोर लगेगा। तो अगर नीशू x दिन में काम खत्म कर रही है तो पिंटू कितना करेगा भाई, पिंटू x तो लेगा ही प्लस उसके ऊपर 6 डेज और एक्स्ट्रा लेगा, पिंटू को ज्यादा टाइम लगता है। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज। ये कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीशू को x दिन लग रहे हैं तो वो एक दिन में कितना काम करेगी, टोटल नंबर ऑफ डेज x है ना, तो वर्क डन बाय नीशू इन 1 डे विल बी व्हाट, यहां पे ऐसे लिख लो, अगर उसको x प्लस 6 लग रहे हैं तो वर्क डन इन 1 डे बाय नीशू कितना आएगा, जो भी है 1 अपॉन कितना है एक दिन में x, तो 1 अपॉन आ जाएगा x। सिमिलरली अगर इसका x प्लस 6 है तो x वर्क डन इन 1 डे क्या आएगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तो वर्क डन इन 1 डे बाय पिंटू आएगा 1 अपॉन, उसको x प्लस 6 डेज लग रहे हैं तो 1 अपॉन x प्लस 6। तो एक दिन में नीशू 1 अपॉन x काम करती है, पिंटू 1 अपॉन x प्लस 6 काम करता है। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज। तो ये जो भी वर्क है ये लोग साथ में कर रहे हैं ना, तो ये लोग 4 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, इन 4 डेज। अगर 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो टुगेदर वो लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, टुगेदर वर्क डन इन 1 डे कितना होगा, अगर 4 दिन में कर रहे हैं मतलब 1/4 होगा ना, रोज 1/4 1/4 1/4 1/4 करेंगे तब जाके उनका काम खत्म होगा। करेक्ट, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज साथ में काम करेंगे तो 4 डेज आ रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर वो एक दिन में करेंगे तो कितना आएगा वर्क डन, अगर 1 डे में फाइंड करना है तो इट इज 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 1/4। तो साथ में काम करेंगे तो एक दिन में वो लोग 1/4 करेंगे। अभी देखो नीशू जब अकेले करती है तो उसको 1/x काम करना पड़ता है एक दिन में, पिंटू जब अकेला करता है तो उसको 1/x प्लस 6 करना पड़ता है। तो दोनों साथ में करेंगे तो कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 6। करेक्ट, क्योंकि हमको पता है एक दिन में नीशू इतना ही कर सकती है, पिंटू इतना ही कर सकता है, और वो बोल रहे हैं कि साथ में करेंगे तो 4 दिन में होता है, और साथ में करेंगे तो एक दिन में उन लोग कितना वर्क करेंगे, 1/4। पर साथ में मतलब ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, ये भी काम करेगी ये भी काम करेगा, तो मुझे मिलेगा 1/x प्लस 1/x प्लस 6। ये है नीशू का काम, ये है पिंटू का काम, दोनों साथ में करेंगे तो उनको एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 1/4। क्यों 1/4, क्योंकि दोनों साथ में कर रहे थे तो 4 दिन लगते हैं, अगर दोनों साथ में करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4। 4 था ना डेज साथ में, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया था आपको, एक बार फिर से देख लो, ये फॉर्मूला देख लो यहाँ पे। अगर वो x डेज लगाते हैं तो 1/x है ना, तो अगर उनको 4 डेज लग रहे हैं काम करने को तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4। ये जरूरी नहीं है एक ही बंदा कर रहा है, 100 लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और 3 दिन लग रहे हैं, तो 100 लोग साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3। अगर 2 लोग मिलकर 4 दिन लगा रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। वो 2 लोग हैं 100 लोग हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम टोटल काम देख रहे हैं ना, टोटल काम 4 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4। वर्क डन इन 1 डे का फॉर्मूला है ना, ये आया समझ में, पक्का। तो बस ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया, टोटल काम नीशू एक दिन में इतना कर रही है, पिंटू इतना कर रहा है, दोनों साथ में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इतना काम होगा, लेकिन दोनों साथ में करेंगे तो उनको 1/4 काम पर डे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही उनका काम 4 दिन में खत्म होता है। बस हो गया काम। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई को और x का वैल्यू निकाल लेंगे। x से आपको क्या मिल जाएगा, नीशू का काम मिल जाएगा, और पिंटू का फाइंड करना है तो x में 6 ऐड कर देंगे। आया समझ में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज किया है हर जगह। नीशू को x डेज लग रहे हैं तो 1 डे में कितना काम करेगी, 1/x। पिंटू को x प्लस 6 लग रहे हैं तो वर्क डन इन 1 डे विल बी 1/x प्लस 6। ठीक है, चलो देखो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा लेट नीशू टेक x डेज टू कंप्लीट द वर्क, देयरफॉर पिंटू को कितना लगेगा, 6 डेज मोर। तो
तो 6 days मोर देन निशु ना, तो x प्लस 6। वर्क डन बाय निशु इन वन डे कितना होगा, निशु को x डेज लग रहे हैं तो 1/x होगा वन डे में। वर्क डन बाय पिंटू इन वन डे क्या होगा, पिंटू को x प्लस 6 डेज टोटल लग रहे हैं तो एक दिन में उसको लगेगा 1/x प्लस 6। अगर दोनों साथ में करेंगे टोटल वर्क डन बाय बोथ इन वन डे, तो हम लोग इसको और इसको ऐड कर देंगे ना, इतना काम वो लोग साथ में करेंगे। बट टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 4 days, है ना, 4 दिन में अपना काम खत्म कर रहे हैं, दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर 4 दिन उनको लग रहे हैं तो टोटल वर्क डन बाय बोथ इन वन डे कितना होगा, टोटल 4 days लग रहे हैं तो वन डे में 1/4 होगा। अरे बट टोटल वर्क डन बाय बोथ इन वन डे 1/4 है और ऊपर हमने निकाला टोटल वर्क डन बाय बोथ इन वन डे इतना आया था, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि सेम लिखा है लेफ्ट साइड में मैंने, तो ये वाला पार्ट जो है इसको इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 6 इंटू 1 x प्लस 6, x इंटू 1 x और नीचे x इंटू x प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, यहाँ पे आ गया 1/4। फिर ये x प्लस x हो जाएगा 2x और ये प्लस 6 साथ में आएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 6 मैं वहाँ पे भेज दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 4 को अंदर भेजेंगे, 4 2 आर 8x, फिर 4 6 आर 24, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 6 6x, ये 8x को उधर भेजो प्लस 24 को उधर भेजो, यहाँ पे दोनों प्लस थे वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, 6x माइनस 8x आ जाएगा माइनस 2x माइनस 24, ऐसे क्या ऐसा। इसको इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया, क्योंकि फैक्टर्स निकालने ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट क्या है -24। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आना चाहिए। तो मैंने देखा कि 6 और 4 ऐसे नंबर्स हैं, इसका माइनस साइन यहाँ से आया और ये माइनस इंटू माइनस बन गया प्लस। हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है, फैक्टर्स निकालना बहुत ईजी है, इसके बाद जो है वो हमने 2.1 से लेकर 2.5 तक 1000 बार सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में देखो x कॉमन है, फिर यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -6, ये दोनों में 24 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 6, तो 4 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा x माइनस 6, दोनों जगह x माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 4। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आया मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, जब ये 0 होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 6 और ये 0 होगा तो x इक्वल टू -4। अब x क्या है, x नंबर ऑफ डेज है, एंड नंबर ऑफ डेज कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, इसलिए x इक्वल टू -4 आप इग्नोर करोगे, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 6। आपको x चाहिए था और आपको क्या चाहिए था, x प्लस 6, तो x प्लस 6 भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया, x 6 है तो x प्लस 6 क्या आएगा, x के जगह पे 6 डालूंगा, 6 प्लस 6 आ जाएगा 12। तो 6 क्या था, x वॉज वर्क डन बाय निशु और x प्लस 6 था वर्क डन बाय पिंटू, तो 6 और 12 डेज लग रहे हैं ना, तो निशु विल टेक 6 डेज एंड पिंटू विल टेक 12 डेज इफ दे वर्क अलोन। अकेले अकेले काम करेंगे तो उनको 6 डेज और 12 डेज लगेंगे, दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो ये काम उन लोग 4 दिन में खत्म कर देंगे। ओके, तो ये आ गया इसका पूरा सोल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि वर्क के ऊपर बच्चों को 11th-12th में भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनको समझ नहीं आता कि ये 1/x कैसे आया। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लेके, पेंट पॉलिश सब लेके बताया कि क्यों 1/x आ रहा है। ठीक है, वीडियो पॉज करके एकदम आराम से इसको कॉपी करो और ये क्वेश्चन मिनिमम 5 टाइम्स आप लोग सॉल्व करना, ताकि वर्क के प्रॉब्लम में सीधा आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, अच्छा एक दिन में x हो रहा है तो कैसे आएगा, हम लोग चेक कर सकते हैं। डन, चलो नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब कहां से शुरू होगा, 1 से, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find quotient and divisor। बोलते बोलते जीव एकदम वो हो गई ना। अभी इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता है, और मैं श्योर हूं आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता है, बस आप खाली नाम भूल गए। डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको बोलते हैं डिविडेंड, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको बोलते हैं डिवाइजर, इधर जो आएगा उसको बोलते हैं कोशेंट, और ये सब सॉल्व करके लास्ट में जो आया उसको बोलते हैं रिमाइंडर। और इनके बीच का रिश्ता क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम लोग, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन है एकदम पपलू क्वेश्चन। ठीक है,
तो 460 को अगर नेचुरल नंबर से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट इज 6 मोर देन, मैंने बताया ना देन इंपॉर्टेंट है, देन से क्या पता चलता है कि ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके बाद वाला जो पार्ट है हम लोग वो x ले सकते हैं। तो बस ये आपको रिलेशन पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहां पे देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, तो मैं क्या लेता हूं भाई, मैं ये डिवाइजर को ले लेता हूं x, तो क्वोशिएंट क्या आएगा, क्वोशिएंट विल बी इक्वल टू 6 मोर, मतलब 6 ज्यादा, किससे 6 ज्यादा, देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स x, डिवाइजर x है ना, तो 5 टाइम्स x, तो ये हो गया आपका क्वोशिएंट। रिमाइंडर क्या दिया है, रिमाइंडर तो 1 दिया हुआ है। डिविडेंड क्या है, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 460 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको इक्वेशन क्या आ जाएगा, आपको आएगा 460 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर आपने x लिया है तो इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है 5x प्लस 6, तो आ जाएगा 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 1, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। बस ये आपने इक्वेशन एक बार बना लिया तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको x मिल जाएगा तो आपको डिवाइजर मिल गया, जैसे ही आपको x मिला आप क्वोशिएंट निकाल सकते हो 5x प्लस 6, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, आया समझ में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 5x विल बी 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6 विल बी 6x प्लस ये 1 है, ये 460 को इधर लेके आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। नंबर बहुत बड़ा है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आपको चैलेंज आने वाला है, तो चैलेंज आया तो हम लोग इसको एकदम आराम से कर सकते हैं। देखो क्या आएगा इसमें, x इंटू 5x विल बी 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6 विल बी 6x प्लस 1, ये 460 को इधर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो माइनस 460 हो जाएगा ना, इधर प्लस 460 उधर जाके माइनस 460, तो आपको मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस 6x, 1 माइनस 460 हो जाएगा माइनस 459, तो आपको यह आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू 0 इधर भी लिख सकते हो ना। अब इसको सॉल्व करने में ना थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये बड़ा नंबर दिया है 415, जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 459 आएगा, ठीक है 5 इंटू 459 आएगा, ये होगा आपका प्रोडक्ट। इसको आपको दो नंबर में स्प्लिट करना है ऐसे कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये आएगा, अच्छा माइनस है ना यहाँ पे, माइनस रखो, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर को तो आपको ये मिलेगा, और जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ना माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर मिलना चाहिए। तो अभी इसको फैक्टराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज 459 काफी बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर करेंगे तो फिर आपको और बड़ा नंबर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं साइड में आपको दो मेथड से सिखा दूंगा, ये फॉर्मूले मेथड से भी सिखा सकता हूँ। फॉर्मूले मेथड में देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर हमको फॉर्मूला पता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, इससे मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर मैं इसके फैक्टर्स निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 459 के फैक्टर्स क्या है, 459 देखो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18, तो ये 3 में जाता है, 3 1s are 3 5s are और 3 3s are, फिर 3 5s are 3 1s are, फिर 3 1s are और 2 7 17, फिर 17 1s are, ठीक है। तो 459 के जगह पे देखो 5 तो था ही, 459 के जगह पे आप लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। ये 459 की जगह पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अभी ये सब में से आपको दो नंबर बनाने हैं जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है, लेकिन जब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप बना दो, देखो अगर मैं ये दोनों का ग्रुप बनाऊंगा 5 3 का और ये 3 का, तो मुझे मिलेगा 5 3s are 15 और यहाँ मिलेगा 3 3s are 9, 9 17s are आपको मिलेगा 153। देखो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 153 में से 15 तो आपको 6 नहीं मिलने वाला, तो ये तो नहीं है, और कोई जोड़ी बना, ये 3 को साथ में ले लो, ये 2 को साथ में लो, ऐसे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। 5 3s are 15, 15 3s are 45 और यहाँ पे 3 इंटू 17 इज 51, 51 माइनस 45 आपको आता है 6, हो गया ना काम, इसी में से निकाला ना, यही नंबर में से निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स ले लेता हूँ 51 और 45, साइन क्या आएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा प्लस
ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा ये माइनस। चेक कर लो, देखो 51 माइनस 45 इज प्लस 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% यही आने वाला है, बिकॉज ये फैक्टर्स हमने इसी में से लिया है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ये ऐसा है ना, प्लस 51x माइनस 45x, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 6 के जगह पे। ठीक है, और इसको फॉर्मूले मेथड से करेंगे तो नंबर्स बड़े आएंगे, लेकिन आप 100% सॉल्व तो कर ही सकते हो। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा देखो, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 6x, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 6x आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये प्लस 51x माइनस 45x। बाकी देखो सेम होता है, सिर्फ ये मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। ये स्प्लिट कैसे हुआ, मैंने आपको फैक्टर्स निकाल के पूरा बताया, रफ वर्क भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिया है। ठीक है, ये पिंक वाला जो है साथ में ले लिया और ये 51 को अलग से ले लिया। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं सेम वे में फैक्टर भी लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसके फैक्टर्स ऐसे निकाले, ये 5 है और 459 का फैक्टराइजेशन ये आया था। ठीक है, फिर मैंने इसमें से ये 3 का जोड़ी बनाया और ये 2 का जोड़ी बनाया, तो मेरा काम हो गया। देखो यहाँ पे 51x माइनस 45x, अब दोनों में देखो सिर्फ x कॉमन है, क्योंकि 51 तो 17 इंटू 3, 2 प्राइम नंबर है, उसमें 5 है ही नहीं, तो ये दोनों में से मैंने एक एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 5x और यहाँ बचा प्लस 51। अब यहाँ पे देख लो, ये 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, और ये 459 हमको पता है क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब भी हमने फैक्टराइज किया है उसको, ये इस तरह से आया ना, तो देखो इसमें भी एक 9 है, तो ये 9 और ये 9 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ बचा 3 इंटू 17 विच इज़ 51। बट यहाँ पे मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे इसको क्या लिखा था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये 3 इंटू 3 9 बाहर कॉमन लिया, तो अंदर बचा 3 इंटू 17 विच इज़ 51। अब देखो 5x प्लस 51, 5x प्लस 51 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कॉमन लिया तो बचा x, और यहाँ पे कॉमन लिया तो बचा -9। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये 0 या तो ये 0। जब 5x प्लस 51 0 होगा, प्लस 51 को उधर भेजो, बन जाएगा -51। 5x का वैल्यू चाहिए, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ गई -51/5। जब x -9 0 होगा, -9 को उधर भेजो, बन जाएगा +9, तो आ गया आपको x इक्वल टू 9। x क्या था भाई, x आपका था डिवाइजर, और डिवाइजर क्या है देखो, डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। डिवाइजर आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये वाला x पॉसिबल ही नहीं है। x का आंसर आएगा x इक्वल टू 9। आपको x मिल गया, मतलब आपको डिवाइजर मिल गया। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है, और अच्छा ये डिवाइजर का स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, डिवाइजर निकालना है, और कोशेंट, कोशेंट का वैल्यू क्या है 5x प्लस 6, तो मैं यहाँ पे 5x प्लस 6 में x के जगह पे 9 डाल देता हूँ, 5 9 45, 45 प्लस 6 आ जाएगा 51, तो आपको मिल गया डिवाइजर और कोशेंट 9 एंड 51। ठीक है, तो द कोशेंट इज 51 एंड द डिवाइजर इज 9। तो ऐसे आ गया पूरा सोल्यूशन आपको, ये मैंने फैक्टराइज करके सॉल्व करके बताया आपको। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसका फैक्टराइजेशन, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर ये आपको पता है तो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना हो, 2.1 से लेकर 2.5 तक हमने मेहनत करी है। ठीक है, ये वाला समझा ना, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, बोला है डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। डिवाइडेड बाय किससे करते हो आप, डिवाइजर से करते हो, और ये डिवाइजर है ना, पर डिवाइजर तो नेचुरल नंबर है बोल रहा है, अगर नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं चलेगा। डन, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो, फिर मैं आपको फॉर्मूला मेथड बताता हूं। चलो देखते हैं फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड में भी यहां तक तो सब कुछ सेम है, इसके बाद जब इक्वेशन सॉल्व करना है वो फैक्टराइजेशन की जगह पे मैं फॉर्मूला मेथड से कर रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड क्या था, फॉर्मूला मेथड था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। नहीं आता है तो जाके प्रैक्टिस सेट देख लो, एक पूरा प्रैक्टिस सेट हमने फॉर्मूला मेथड पे किया हुआ है। b क्या होता है देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, b के जगह पे है 6, a के जगह पे है 5 और c के जगह पे है -459। सब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ देखो -6 प्लस -6 स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -459 अपॉन 2a, a है अपना 5, तो 2 इंटू 5, -6 ऐसे ही रखा, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 आ जाएगा 20, 20 इंटू 459 आपको मिलेगा 9180, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। 36 और 9180 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 9216। 9216 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको एकदम फास्ट स्क्वायर रूट निकालने का मेथड ऑलरेडी सिखा दिया है ट्रिक वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखा है, वो यूज करके आप 9216 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जो आने वाला है 96। बहुत ही इजीली आ जाएगा आपको।
फिर -6 प्लस माइनस 96/10 है। दो ऑप्शन है, या तो प्लस या तो माइनस। फॉर्मूला मेथड किया है ना, तो पहले मैंने प्लस ले लिया, फिर दूसरी बात सब कुछ सेम, खाली बीच में माइनस ले लिया। -6 प्लस 96 हो जाएगा 90, नीचे है 10। -6 माइनस 96 हो जाएगा -102, नीचे है 10। यहाँ पे देखो 0 0 कट है ना, कट हो रहा है ना, 0 0 कट, और बचा क्या 9/1 विच इज 9। यहाँ पे मैं कट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कट कर रहा? बिकॉज मुझे पता है कि x तो डिवाइजर है, x तो डिवाइजर है, और डिवाइजर क्या है? नेचुरल नंबर। नेगेटिव ही आने वाला है ना, कट करूंगा तो भी कट कर सकते हो, 2 5 2 51, लेकिन क्यों कट करना है? मत करो ना, यहाँ पे ही पता है नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x का वैल्यू हम ले लेंगे 9। जैसे आपको x 9 आएगा, क्वोशंट क्या था 5x प्लस 6, तो x के जगह पे आपने 9 डाला, 5 9 45 प्लस 6 51, फिर से सेम आंसर आ गया, क्वोशंट इज 51 एंड डिवाइजर इज 9। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे मैंने जो रूट्स है वो फॉर्मूला मेथड से कैलकुलेट किए, उसमें भी आपको इतना बड़ा स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और मैंने इसके पहले जो मेथड किया फैक्टराइजेशन का था, उसमें भी बड़े नंबर का फैक्टर निकालना था। चलो वीडियो पॉज करके ये वाला मेथड भी कॉपी कर लो, यहाँ तक पूरा सेम है। इनफैक्ट मैंने तो वहीं से कॉपी किया है, पूरे का पूरा ऐसे सिलेक्ट करके फिर ये अलग से सॉल्व किया। आपको तो पूरा कॉपी करना ही पड़ेगा, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया फॉर्मूला मेथड, और ये हो गया अपना फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। कर लिया दोनों कॉपी? नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये देख लो, ABCD एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होता है? दो साइड्स पैरेलल होते हैं, AB पैरेलल CD, देखो दिया हुआ ये दोनों पैरेलल है, एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ये पूरे ट्रेपेजियम का दिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। From the information given in the figure, find the length of all sides of ABCD. AB, BC, CD, AD सबका लेंथ फाइंड करना है। Fill in the empty boxes to get the solution. मस्त पूरा भर के दे दिया है सोल्यूशन यहाँ पे, बहुत ही इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना कुछ स्टेप्स मिसिंग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ पूरा साइड में, और फिर हम लोग इसको देखेंगे, या फिर मैं इधर ब्लैंक्स भर दूं। चलो, अगर ABCD ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल CD दिया हुआ है, और उसका फॉर्मूला क्या है? Area of quadrilateral या trapezium ABCD is half into sum of parallel sides into height। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, AB और CD पैरेलल है, तो उनका सम इंटू हाइट। हाइट क्या होता है? दोनों पैरेलल लाइंस को जो परपेंडिकुलर, ये रहा ना AM, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं AM। अब एरिया तो दिया है 33, यहां पे हाफ AB प्लस CD। AB कितना है? AB है x, तो देखो AB के जगह पे लिख दिया x, और CD कितना है? CD है 2x प्लस 1, तो उसके जगह लिख दिया 2x1, दोनों के बीच में प्लस है। और यहाँ पे AM है, AM कितना है भाई? AM है x-4, जगह कम है लेकिन यहाँ पे लिख रहा हूँ x-4। फिर क्या आ जाएगा? ये 2 जो है यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 33 इंटू 2, 33 इंटू 2 हो जाएगा 66। फिर ये x प्लस 2x हो जाएगा 3x, प्लस 1 है प्लस 1, x-4 ऐसे का ऐसा रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो। फिर क्या किया उन्होंने? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 66 को इस तरफ ले गए और पूरा इक्वेशन ऐसे लिख दिया। ये इक्वेशन मैं आपको फॉर्म करके बताता हूँ, ये स्टेप के बाद है ना, इन्होंने 4-5 स्टेप इन्होंने नहीं लिखे, तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसके बाद के जो 3-4 स्टेप है ना इधर, वो मैं करके बता रहा हूँ आपको। देख लो यहाँ पे, ये था ना 66 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू x-4, फिर ये मल्टीप्लाई कर दो 3x इंटू x-4 प्लस 1 इंटू x-4। ये 66 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 3x इंटू एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर ये प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, 3 इंटू 4 12, x साथ में, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 4 4, और माइनस 66 ऐसे ही रहेगा। फिर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1x, तो माइनस 12x प्लस 1x कितना आएगा? माइनस 12 प्लस 1 इज माइनस 11, साथ में x, माइनस 4 माइनस 66 इज माइनस 70। इसको ऐसे लिखने से अच्छा ये इक्वल टू 0 इस तरफ लिख लिया, क्योंकि हम लोग को आदत है ना ऐसे देखने की, कुछ चेंज नहीं होगा, खाली पूरा इक्वल टू शिफ्ट कर रहे हो ना आप। यहाँ पे देख लो प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा 3 इंटू 70, 210, माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 210। दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो -210, और सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलेगा 11, ठीक है, -11। तो ऐसे नंबर्स है 21 और 10। इसका देखो साइन माइनस यहाँ से आया है, और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है। फिर
कैसे कर दिया उसको, इसको लिख दिया -21x + 10x। अच्छे से देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। दिख रहा है, ये 3x² ऐसा ही है, -70 ऐसा ही है, सिर्फ -11x को लिखा -21x + 10x। ठीक है, अब दोनों में देखो 21 को आप लिख सकते हो 3 × 7, इधर भी 3 कॉमन, इधर भी 3 कॉमन, तो आपने 3 कॉमन ले लिया। दोनों के पास एक एक x भी है तो वो भी आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे से 3 और x कॉमन गया, बचा सिर्फ x, ये माइनस ऐसे ही। यहाँ पे 21 को 3 × 7 लिखा था, 3 और x कॉमन गया, बचा सिर्फ 7। यहाँ पे देखो x तो कॉमन है नहीं, लेकिन 10 दोनों में है, तो 10 बाहर ले लिया, इधर 10 ले लिया तो बचा x, और 70 को 7 × 10 लिखा था, 10 बाहर ले लिया तो बचा -7। दोनों जगह x - 7 x - 7, तो मैं x - 7 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा 3x + 10। ये हमने सेम एग्जैक्टली वैसे ही किया हुआ है। ठीक है, जैसे वहां पे दिया था सेम टू सेम, फिर मैंने वैल्यूज भर दी यहाँ पे। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो या तो 3x + 10 0 या x - 7 0। जब 3x + 10 0 होगा तो क्या आएगा, +10 को उस तरफ भेजो तो होगा 3x = -10, फिर x का वैल्यू क्या आएगा, 3 नीचे चला जाएगा, -10/3। और x - 7 = 0 है, -7 को उधर भेजो +7, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7। x क्या है, आप x देखोगे यहाँ पे तो लेंथ है ना AB का, दिख रहा है, तो वो नेगेटिव हो सकता है क्या लेंथ, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो x के नॉट भी नेगेटिव, मतलब लेंथ के नॉट नेवर भी नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आ गया x = 7। अभी आपको सारे साइड्स कैलकुलेट करने, x मिल गया तो आपका AB तो फ्री में मिल गया, फिर आप सब कैलकुलेट करो, BC, CD और AD। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने DC कैलकुलेट किया 2x + 1, देखो यहाँ पे दिया हुआ है DC = 2x + 1, तो उसके जगह पे 2x + 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, क्या मिला x के जगह पे 7, 2 7 = 14 + 1 आ गया 15। और AD और BC इक्वल उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका वैल्यू क्या है, AD और BC का वैल्यू है x - 2, तो वो यहाँ पे x - 2 कैलकुलेट किया, x के जगह पे 7 डाला, 7 - 2 आ गया 5, सारे वैल्यूज यहाँ पे मैंने भर दिए, तो ये आ गया उसका सोल्यूशन। यहाँ पे क्या था ना, ये क्वेश्चन में जब टेक्स्ट बुक में दिया तो सीधा इसके बाद ये स्टेप दिया, ये वाला पार्ट ओमिट किया, क्योंकि वो सोचते हैं कि आपने 2.1 से लेकर 2.5 तक इतनी बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, ये तो आना ही चाहिए। जिनको नहीं आता है एक बार देख लो अच्छे से। और ये वाला जो है ये मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया हुआ है, ठीक है, समझ में आया। और अगर डायरेक्टली आपको वैल्यूज भरनी हो तो भी इसमें भर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे सॉल्व करो ताकि आपको समझे कि बीच में क्या मिसिंग है। चलो कॉपी कर लो फटाफट से, डन। तो आज प्रैक्टिस सेट 2.6 के लेक्चर 2 में हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। हमने काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट सीखे, खास करके ये बोट वाले में सामने से विंड आ रहा है या सामने से स्ट्रीम आ रही है तो स्पीड माइनस होता है, और ये वर्क वाला जो था ये बहुत काम आने वाला है आगे लाइफ में। दोनों क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो 11th 12th आगे जाके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए ध्यान रख लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारा 2.6 भी होता है खत्म। मैंने टोटल 2 लेक्चर्स लिए, पहले लेक्चर में 5 क्वेश्चंस कराए और सेकंड लेक्चर में बचे हुए 5 कराए और 2.6 खत्म कर दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस सेट 2.6 के वो अच्छे से समझ में आ जाए। इतने डिटेल में हर एक क्वेश्चन कोई नहीं कराने वाला। मेरे लिए भी बहुत ईजी है अगर मैं सब कुछ 5-7 मिनट में एक एक क्वेश्चन करा लूँ, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को डाउट है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं हर एक पॉइंट बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर दो सब्सक्राइब। बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप खुद से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपका राइट आ रहा है तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि आई सॉल्व्ड इट ऑन माय ओन। वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता चलता है कि मैं जो मेहनत आपके पीछे कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं हो रही। खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।